नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 10th की मैथ्स के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जो कि अक्टूबर 2022 वाले स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर है। इसका मैं फर्स्ट पार्ट लाइव क्लास में करवा रहा था, जिसमें मैंने 3 ही क्वेश्चन करवाए थे। लेकिन ये वाली वीडियो है ना, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। 3 क्वेश्चन इसमें करवा दिए, उसके आगे से मैं इसमें करवाना स्टार्ट करूंगा। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना, ताकि सारे क्वेश्चन की सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए और सॉल्यूशन आपको मिल भी जाए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 से, क्योंकि 34 तक मैंने इसमें करा दी थी। 36, 35, 34। ठीक है, तो इसमें हम 33 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पे से था, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। A coin is tossed 2 times. Find the probability of getting at most one head. एक सिक्का 2 बार उछाला गया, अधिक से अधिक एक बार चित्त को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं एक कॉइन को जो है 2 बार टॉस किया गया, यानी 2 बार जो है उछाला गया। 2 बार उछाला गया है, तो क्या क्या आउटकम्स बनेंगे? या तो दोनों बार क्या आ जाए, हेड आ जाए, है ना, दोनों बार चित आ जाए, या एक बार हेड आ जाए एक बार टेल आ जाए, यानी कि एक बार चित एक बार पट आ जाए, या फिर पहले पहले चित आ जाए फिर पट आ जाए, या फिर दोनों में क्या आ जाए, चित आ जाए, है ना। तो कितने केस बन गए? 1 2 3 4, 4 केस टोटल बन रहे हैं इसमें। आप क्या बोला है कि कम से कम जो है, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो ही हो। ठीक है, तो एटमोस्ट बोला गया कि एक हेड होना चाहिए। तो कितने हेड है? एक तो इसमें आ जा रहा है, एक इसमें आ जा रहा है और एक इसमें आ जा रहा है। तो 3 केस ऐसे बन रहे हैं जिसमें हेड आ ही रहा है। तो यहाँ पे लिखा हमने परिणामों की संख्या, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3 हो गए। यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4। ठीक है, संभावित परिणाम। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, यानी कि संभावित परिणाम नीचे आएंगे और ऊपर क्या आएगा? अनुकूल परिणामों की संख्या। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला बनता है। उसके बाद हम इसको ऐसे फॉर्मेट में लिख देते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी इवेंट की, किसी भी सिचुएशन की, किसी भी घटना की, वो कितनी होती है? एक होती है। एक से अधिक नहीं होती, एक से कम ही होती है, ज्यादा नहीं होती। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा किसी घटना के घटित होने की संभावना इतनी है ना, तो ना होने की कितनी होगी? तो इसमें से क्या करेंगे हम? 1 में से 3/4 को माइनस कर देंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि घटना ना घटित होने की संभावना कितनी है, यानी प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट कितनी होगी। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड? इतना समझ में आ गया? डाउट रहेगा मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 पे क्वेश्चन मैंने पहले से सॉल्व करके रखे हुए हैं, बस आपको समझाते हुए चला जाऊंगा मैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। From the given frequency distribution table find the median. दिए गए बारंबारता बंटन से माध्य का मीडियन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 34 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो टेबल दे रखा था वो इतना ही टेबल दे रखा था। ठीक है, तो इसमें एक और टेबल हम बनाते हैं, जिसे बोलते हैं हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी संचयी बारंबार। ठीक है, तो इसकी जरूरत होती है हमें निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बारंबारता क्या होती है, कि मतलब 25 कितनी बार है? 4 बार है। 26 कितनी बार है? 2 बार है। 27 कितनी बार है? 4 बार है। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, इस सब चीजों को, जो भी हमें डाटा दिया रहता है, उसको एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। ठीक है, लेकिन ये पहले से अरेंज है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते थे? 25 25 25, मतलब 4 और 25 आता है ना। इस तरीके से डाटा दिया गया था हमें, तो हमने क्या करा? टेबुलर फॉर्म में बना दिया। ऐसे करके 27 4 बार था, 27 27। ठीक है, इस तरीके से 27 27 सात 4 बार दे रखा था, फिर 28 28 जो है 7 बार दिया रहेगा। तो इस तरीके से हम इसको अरेंज करते हैं। पहले तो ये मिक्स था, लेकिन इसको हम अरेंज करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? इस तरीके से, लेकिन ये हमें पहले से टेबल की फॉर्म में दे रखा था। अगर कहीं भी क्वेश्चन आपका ऐसे आ जाता है, 4 5 1 4 3 4 6 5 3। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना होगा? इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, यानी छोटे से बड़ा। इस तरीके से अरेंज करोगे 1 3, फिर दोबारा क्या है उससे बड़ा? 3 3 ही है। 3 के बाद क्या आता है? 4 4 आ गया। फिर दोबारा से क्या है? 4 है, तो 4 लिख दिया हमने। उसके बाद क्या है? 5 5, 2 बार 5 है, तो 2 बार मैंने 5 लिख दिया। उसके बाद क्या है? 6। तो अब मैं काउंट कर लेता हूँ कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने? 8 है। ये 8 हुए कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये भी 8 हो चुके हैं। अब इसमें भी जब हम काउंट करते हैं, तो इसको टोटल करते हैं कि ये है कितने। ठीक है, जैसे कि ये 8 है संख्या में, है ना, काउंटिंग में कितने हैं? 8 है।
ऐसे इसमें भी कितने हो रहे थे ये लोग 39 हो रहे थे। तो दो केस बनते हैं मीडियन निकालने के, एक होता है इवन, इवन वाला, इवन अगर नंबर आता है ना, इवन आएगा तो या तो ऑड आएगा। तो इस वाले केस में क्या आया, इवन आया। इस वाले केस में क्या आया था, ऑड आया। दोनों को एक साथ समझाते हुए चलूंगा ताकि आपका अगर इवन का भी क्वेश्चन आए तो आपको अच्छे से समझ में आ सके कि किस तरीके से निकालना होता है, और ऑड का है तो ऑड का भी निकाल सको कि किस तरीके से ऑड को निकाल सकते हो। इवन यानी कि सम संख्या है, ऑड का मतलब होता है विषम, ठीक है, इसका मतलब हो गया सम, और ये होता है विषम, ठीक है। दोनों फॉर्मूले लिखे हुए दिख रहे होंगे आपको। तो सबसे पहले इवन वाला देख लेते हैं। तो n बाय टूथ टर्म मतलब वो n क्या होता है हमारा, जितने भी ये नंबर आया ना हमारा, तो वो n होता है। तो इस वाले केस में कितना आ रहा है, n कितना आ रहा है हमारा 8 आ रहा है ना। तो n बाय 2 टर्म यानी कि n बाय 2 पद प्लस में n बाय 2 प्लस 1 पद टर्म, और उसके बाद वो जो आएगा ना उन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना होगा। तो n कितना है 8 है, तो 8 बाय 2 कितना हो गया हमारा 4 हो गया है ना। फोर्थ टर्म क्या है 1 2 3 4, फोर्थ टर्म कितनी है 4, ठीक है। फिफ्थ टर्म यहाँ पे भी कितना है 8 बाय 2 प्लस 1, तो 8 बाय 2 करने तो यहाँ पे आएगा 4, 4 प्लस 1 कितना आ गया 5 हो गया, तो यहाँ पे 5 फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म कितनी है 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म भी कितनी है 4 है अपॉन में 2, ठीक है। इतना क्लियर है। क्या करना होता है, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद क्या देखते हैं, फिफ्थ टर्म कितनी है, फोर्थ टर्म कितनी है। अगर मैं इसको टेबल की फॉर्म में बनाता तो ये टेबल की फॉर्म में कैसे बनता, टेबल की फॉर्म में कुछ इस टाइप से बनता ना, ये 1 3 4 5 और लास्ट में 6, इस तरीके से बन जाता। 1 कितनी बार है, एक बार है, 3 कितनी बार है 2 बार है, 4 कितनी बार है 2 बार है, 5 कितनी बार है 2 बार है, 6 कितनी बार है 1 बार है ना। अब इसी की ऐसी कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बनाता तो पहले आता 1, फिर आता 3, फिर प्लस करता तो कितना आता 5, इसको प्लस करता तो कितना आता 7, फिर प्लस करता तो कितना आता 8, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाता है ना। तो अब हमारा जब n निकला था 4, फोर्थ टर्म प्लस में फिफ्थ टर्म अपॉन में 2 रहता है। तो फोर्थ टर्म कितनी थी हमारी 4 थी, फिफ्थ टर्म भी क्या हमारी 4 है, क्योंकि दोनों के दोनों किस में आ रहे हैं, इसी में आ रहा है ना। चौथा और पांचवा दोनों, फोर्थ और फिफ्थ टर्म किस में आ रहे हैं, चौथा और पांचवा पद किस में आ रहा है 4 में ही आ रहा है ना। तो 4 प्लस 4 8, 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब ये वाला जो था ऑड का था, ऑड केस में क्या लगता है हमारा n प्लस बाय 2, यानी कि n जितना भी होता है उसमें एक जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो n प्लस 1 किया मैंने तो कितना है 40, 40 को 2 से काट दिया तो कितना है 20th टर्म। अब 20th टर्म कौन सी होगी कैसे पता लगाएं, क्योंकि इसमें तो क्या आ रहा है 6 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 10 आ रहा है, 17 आ रहा है, 23 आ रहा है, ठीक है। तो 20 देखना है किसके बीच में, अब देखो 17 में तो है नहीं, है ना, 17 में नहीं है, 17 के बाद किसमें 23, 17 के बाद क्या है डायरेक्ट 23 है, तो यानी कि ये इस वाले केस में आ रहा है ना। 20th टर्म किस में आ रही है, इसमें 20th टर्म आ रही है ना, तो 20 किस में आ रही है, यहाँ पे हम देखेंगे ये 29 में है ना। तो मीडियन कितना हो गया 29 आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मीडियन 29 कैसे आया, क्योंकि 20th टर्म थी, 20th टर्म किसमें आ रही है, यहाँ पे कितने आ रही है, यहाँ से जो हमारा 29 है उसमें 18th टर्म से लेकर कितनी टर्म तक है 23rd टर्म तक है, ठीक है। तो यहाँ तक जितने भी टर्म्स आएंगी, अगर यहाँ पे कुछ भी ऐसा आता तो इसमें आ जाता हमारा 29 मीडियन आ जाता, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, ये मैंने संचयी बारह मारते हैं यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई कैसे। तो सबसे पहले जो एज इट इज ऊपर दिया जाता है उसको हम एज इट इज उतार देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें इसको जोड़ते जाते हैं, जो भी होता है ना इसमें इसको जोड़ के नीचे लिख देते हैं 4 + 2 6, फिर 4 प्लस किया मैंने 6 था, 6 यहाँ पे आया, इसमें 4 प्लस किया 10 लिख दिया, फिर 10 में मैंने 7 प्लस किया 17 लिख दिया, फिर 17 में 6 प्लस किया 23 लिख दिया, ऐसे करके मैंने सारा का सारा उतार दिया। और आपको ये चेक करना है आपका ये सही है या नहीं, तो इन सबको जब जोड़ोगे आप तो यहाँ पे जो लास्ट में होता है ना उसी के बराबर आ जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना होता है, लेकिन फिर भी अगर डाउट रहेगा तो कमेंट करना। जब मैं इसकी मैराथन क्लास लूंगा एक, जिसमें कंप्लीट सिलेबस चलेगा, तो उसमें मैं आपको ये पूरा का पूरा क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इसमें इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 नहीं था, सॉरी 32 का क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 31 पे चलेंगे, ठीक है। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31। The following data gives the amount of loans in crores given by a bank during the year 2013 to 20. Construct a bar graph representing the above information. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। इसमें हमें बार ग्राफ बनाना था, तो इसमें मैंने पहले से नहीं बना रखा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके।
ठीक है। तो लोन की बात कर रहा है, ये ईयर वाइज है और लोन किस में दे रखे हैं, करोड़ में दे रखे हैं। तो किस तरीके से आपको ये बनाना है वो मैं आपको बताता चलता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए आपको ग्राफ पेपर दिया रहता है और एक बॉक्स जो है इस टाइप का रहता है आपका, एक बॉक्स। ठीक है, बॉक्स बता दूंगा अभी। एक एक ब्लॉक रहता है सब में, और ब्लॉक में क्या होता है, ऐसे करके 10 लाइनें ऐसे खींची रहती हैं। ठीक है, एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, इस टाइप से 10 लाइनें होती है, बराबर बराबर होती है, और इस टाइप से भी 10 बटी रहती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10 लाइन 10 डब्बों में बढ़ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से आपके ब्लॉक बने रहते हैं ग्राफ पेपर में। ठीक है, हर बॉक्स में आपके 10 बॉक्स बने रहते हैं। ठीक है, एक हाईलाइटेड होगा और फिफ्थ वाला जो होगा ना इस टाइप से हाईलाइट करा गया, 1 2 3 4 5, बीच में से ऐसे कई किसी किसी में हाईलाइट करा रहता है, किसी किसी में नहीं रहता। ठीक है, इस तरीके से आपको पता लग जाता है इसमें कि ये क्या कर रहा है, बांट रहा है बीच में से। ठीक है, और ये वाला तो थोड़ा सा हाईलाइटेड हुआ रहता है। मेन जो डब्बा रहेगा ना वो हमेशा हाईलाइटेड रहता है। ग्राफ पेपर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि किस टाइप से आपका ग्राफ होता है। ठीक है, तो आपको बनाना कैसे होता है वो बताता हूं मैं। तो एक डब्बे को आप मान लीजिए, इसमें देखिए किसका टेबल चल रहा है, एक तरीके से हम देखेंगे तो 10 का टेबल लेना ज्यादा सही रहेगा। अगर हम 1 का लेते हैं, इस डब्बे को 1 के बराबर मानते हैं तो नहीं आ पाएगा। 2 के बराबर लेंगे तब भी नहीं आ पाएगा। उसके बाद अगर 3 का लेते हैं तो 3 के टेबल में सब नहीं आते हैं, देखेंगे हम गौर से देखेंगे तो 3 के टेबल में सब नहीं आते, तो 3 का टेबल हम इसमें ले ही नहीं सकते। ठीक है, 4 का टेबल लेने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है हमें, तो हम किसका ले सकते हैं, 5 का ले सकते हैं। लेकिन 5 में भी क्या हो जाएगा, बहुत ही लंबा चौड़ा बन जाएगा। तो 5 का ना लेके हम क्या कर सकते हैं, 10 का ले लेते हैं, 5 को इसके हाफ में काउंट कर देंगे, है ना। तो एक ब्लॉक किसके बराबर हो गया हमारा, एक बॉक्स किसके बराबर हो गया, 10 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे ऐसे करके। ठीक है, और काउंट कर लेंगे, मैक्सिमम कितना है, 80 है ना। तो यहाँ पे हम 90 तक बना लेते हैं। ठीक है, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, सबसे आसान क्वेश्चन है ये, 4 मार्क्स में आ रखा है, 10, और लास्ट में ये हो जाएगा 0। ठीक है, और 0 में क्या करोगे आप, एक लाइन ऐसे खींचोगे। ठीक है, तो ये जो चीज आपने बनाई है क्या है, लोन है ना। लोन है किसमें, करोड़ में। तो इधर आप ऐसे एरो बनाओगे। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं पहले, लोन इन करोड़। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, रुपीज करके साइन भी बना हुआ था। हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, ऐसे ही बनाना है आपको। ठीक है, यहाँ पे लोन लिख दिया मैंने और ऐसे एरो बना देंगे आप। ठीक है, इस साइड क्या चलेंगे, हमारे ईयर्स चलेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ईयर, इस साइड में क्या चल रहे हैं, ईयर्स चल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, 2013। 2013 आप एक तो ऐसे यहाँ पे भी लिख के डिनोट कर सकते हो, या फिर जो आप डंडा बनाओगे यानी कि बार ग्राफ का बार बनाओगे उसमें भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले हमारा कितना दे रखा है, 2013 में कितना है, 15 है। तो 15 कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में, है ना, क्योंकि हमने एक बॉक्स को किसके बराबर माना है, 10 के बराबर माना हुआ है। तो यहाँ पे जो एक बॉक्स होगा ना, इस टाइप से जो बॉक्स होगा हमारा, उस बॉक्स को हम छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बॉक्स से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2013 वाला कॉलम। ठीक है, तो 2013 वाला कहां तक गया, 15 तक गया। तो 15 यहाँ पे होगा लगभग लगभग बीच में दोनों के। तो यहां तक मैंने इसको एक डब्बा बना दिया। ठीक है, फिर थोड़ी सी स्पेस छोड़ोगे, एक डब्बे का स्पेस छोड़ोगे, दोबारा से 2014 लिखोगे। ठीक है, मैं ज्यादा स्पेस नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मेरे बोर्ड पे जगह कम पड़ जाएगी ना। 2014, तो 14 में कितना है आपका, 50 है। तो यहाँ पे आपने 50 तक कर दिया, इसको इस तरीके से करना है। ठीक है, फिर कितना 40 है, तो 40 तक कर दिया आपने। फिर कितना है, 60 है, 60 तक कर देंगे आप। इसी तरीके से आपको सारे बना लेने हैं। 60 तक हो गया, फिर आपका 70 तक है। ये स्केल तो है नहीं मेरे पास, लेकिन आपको जब भी बनाओगे ये, इसका यूज करना है पेंसिल, और स्केल का यूज करना है, लाइन सीधी सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं होनी चाहिए। मेरे में चल जाएगा क्योंकि मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए। ठीक है, 75, उसके बाद कितना है, 80 है। 80 कहाँ है, ये रहा 80। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 80 आ गया। यहाँ पे 75 वाला छोटा हो गया, 40, 60, 70। 70 वाला हमारा 65 पे आ गया, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, 75, और उसके बाद डायरेक्ट कितने पे, 10 पे, यानी 10 का ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इस तरीके से एंड हो जाएगा। अब ईयर जो है आप इसके नीचे लिखते चले जाइए, 2013, 14, 15, 16, 17, 18,
19 और 2020। ठीक है, इस तरीके से आपको ये बनाना है। समझ गए? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ग्राफ कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाला होता है हमारा वाई एक्सिस और ये वाला होता है हमारा एक्स एक्सिस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। ठीक है, इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं थी, 4 नंबर सिंपल इस तरीके से आप बना दोगे, आपको 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कंस्ट्रक्शन चैप्टर से है, कंस्ट्रक्शन आपको एक ट्रायंगल बनाना है और उस ट्रायंगल के सिमिलर एक और ट्रायंगल बनाना है। ध्यान से देखना, इजी है ये भी, फ्री फंड के 4 मार्क्स इसमें भी मिलेंगे आपको। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बस लिखने होंगे, वो भी बता दूंगा मैं किस टाइप से लिखने हैं, आप खुद भी बना के लिख सकते हो। ठीक है, Draw a triangle ABC in which AB equals to 5 centimeter, BC equals to 6 centimeter, and angle ABC equals to 60 degree. Then construct another triangle similar to triangle ABC with scale factor 5/7. चलिए बताते चलता हूँ। तो सबसे पहले आप देखोगे क्या लिख रखा हुआ है, ए बी खींचनी है आपको, ए बी एक लाइन खींचनी है 5 सेंटीमीटर। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे आप, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हिंदी में लिखोगे 5 सेंटीमीटर की ए बी एक रेखाखंड खींचिए। तो यहां पे मैंने क्या करा, ए बी एक लाइन खींच दी, ए बी 5 सेंटीमीटर मैंने यहां मेंशन कर दिया। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे क्या बोल रहा है, ए बी सी। अब देखो बी लिखा हुआ ना बीच में, तो यानी बी और बीसी की लेंथ कितनी बता रखी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बीसी कितनी बता रखी है, 6 सेंटीमीटर की बीसी है, और एबीसी एंगल कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो एबीसी यानी कि जो भी बीच में मेंशन होता है ना, उस एंगल की बात हो रही होती है। ठीक है, ए यहां से स्टार्ट हो रहा है, बी ये रहा, और सी कहीं इधर कहीं बनेगा या इधर कहीं बनेगा, जहां पे भी बन रहा। ठीक है, हमें चेक करना है किस साइड पे बनेगा। ठीक है, तो कितना डिग्री का बता रखा है, 60 डिग्री का। 60 डिग्री का कैसे बनाओगे आप, तो आपको सबसे पहले अपना कंपास लेना है। कंपास पता होगा, प्रकार हिंदी में कहते हैं उसे। यूं यहां पे रखोगे उसकी निब। ठीक है, निब उसकी यहां पे रखोगे, और उसके बाद एक तरीके से यूं मान लीजिए। ठीक है, मैं इस साइड आ जा रहा हूं ताकि आपको एक बार दोबारा से क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी नोक रखोगे, और आपको कंपास का साइज नहीं बदलना, ऐसे करके एक आर्क से मार दोगे। ठीक है, आर्क मारने के बाद क्या करना है आपको, ये वाला जो पॉइंट है ना, कंपास को छेड़ना नहीं है, जिस साइज का रहेगा उसी साइज का छोड़ देना, उसको खोलना नहीं है ज्यादा। ठीक है, जितना खुला हुआ था उतना ही खुला छोड़ देना। जितने की आप आर्क यहाँ से इस पे मारोगे, इस बी पॉइंट पे रख के मारोगे, उतना ही खुला हुआ कंपास होना चाहिए। और यहां से एक आर्क मारनी है आपको, ऐसे करके। जैसे आप ये पहली आर्क मारोगे, कितने डिग्री का बन जाएगा आपका, 60 डिग्री का एंगल तैयार हो जाएगा। ठीक है, और यहां से फिर आप इसको ऐसे एक लाइन खींच दोगे सीधी। ठीक है, अभी आपको ये पता नहीं है कितनी बड़ी है कितनी नहीं है, आप ऐसे अंदाजे से एक लाइन बड़ी सी खींच दोगे। ठीक है, उसके बाद कितना बोला था, बीसी जो है कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो यहां पे आप नोक रखोगे और स्केल से अपना नापोगे, जैसे स्केल है, रूलर जिसे कहते हैं, रूलर से आप 6 सेंटीमीटर कंपास खोल लेंगे। यहाँ पे जो 0 पॉइंट होता है वहां पे रखेंगे कंपास की नोक, और पेंसिल की नोक कहां पे आएगी, जहां पे 6 सेंटीमीटर लिखा हो। ठीक है, वहां तक खोल लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे नोक रखेंगे कंपास की, और यूं करके एक आर्क मार देंगे। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा आपका, सी पॉइंट बन जाएगा, और यहाँ पे लिख दोगे 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करोगे आप, इसको जो है इसे मिला दोगे। ठीक है, सी पॉइंट से ए को मिला देना है अपने आप का, ये ट्रायंगल बन गया जो ट्रायंगल आपको चाहिए था। अब जो है बोला था इसका 5/7 पार्ट का एक ट्रायंगल बना। ठीक है, तो वो कैसे बनेगा, क्या करना है आपको, ए पे रखना है, ए से एक लाइन खींच देनी सिंपल सीधी, ऐसी तिरछी सी। ठीक है, तिरछी लाइन खींच दी आपने। उसके बाद क्या करोगे आप, 7 आर्क मारनी है आपको यहां से, ए पॉइंट से। कैसे मारते हुए जाओगे, कंपास आपको खोलना है अपने अकॉर्डिंग, जितना मर्जी खोल लीजिएगा, लेकिन एक बार जितना खुले उसके बाद वो हिलना नहीं चाहिए, इस चीज का खासा ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे खोला था आपने, एक आर्क यूं करके मारी, और यहीं पे पॉइंट रख के एक आर्क मार दी, और वहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, बन गया। उसके बाद हमने 6 सेंटीमीटर की आर्क मारी, और ये सी पॉइंट हमारा बन गया, इसको ए से मिला दिया, तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया था। अब सेम चीज यहाँ पे भी वो वैसे ही करनी है, लेकिन कंपास को ज्यादा नहीं खोलना है। यहाँ से आप कंपास की नोक रखोगे, एक कट मार दिया आपने, एक आर्क मारी, फिर इस पॉइंट पे जो होगा इसको A1 नाम दे दीजिएगा। ठीक है, फिर इस पॉइंट पे जो A1 होगा ना, A1 पे आपको कंपास की नोक रखनी है, दोबारा से एक और आर्क मार देनी है, उसको A2 नाम दे दोगे। फिर दोबारा से एक और बार, दोबारा से ऐसे करते करते आप क्या करोगे, बार बार इस पॉइंट पे रख के उसके आगे के आर्क मारते हुए चले जाओगे, और ऐसे कर करके आप 7 आर्क मार दोगे, 4 5 6 7। ठीक है, A5 A4 A6 और A7। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब क्या करना है आपको, ये जो A7 वाला पॉइंट होगा ना, इसको B से मिला देना है। ठीक, A7 को B से ज्वाइंट कर देना है। उसके बाद क्या करना है,
A7 और B ये जो पॉइंट है इसी के पैरेलल एक लाइन खींचनी है A5 से, ठीक है। A5 से पैरेलल लाइन खींचोगे, ठीक है। ये पैरेलल तो नहीं होगी, खैर अभी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होगी, लेकिन आप स्केल से सही से करके खींचेगा। और उसके बाद यहां से जो है इसके पैरेलल एक लाइन खींच दीजिएगा, ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ आ जाएगी और इसको नाम दे दीजिएगा डी और इसको नाम दे दीजिएगा ई। तो AED या ADE एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल है जो किसके सिमिलर होगा, हमारे ABC के, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंस्ट्रक्शंस भी अपने अकॉर्डिंग लिख लेना है, जैसे जैसे हमने ड्रॉ करा है उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेने हैं। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 29 अब हम करने वाले हैं। A train leaves a station to north at 300 km per hour. At the same time, another train leaves the same station to west at 400 km per hour. How far apart the two trains would be after 1.5 hours? क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, यहाँ पे आपको इसका डायग्राम भी दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हमें स्पीड दे रखी थी। पहली ट्रेन की जो स्पीड थी उसको हमने S1 से डिनोट कर दिया, कितना 300 किलोमीटर पर आवर से। और सेकंड ट्रेन जो थी उसको हमने S2 से स्पीड उसकी डिनोट किया, उसकी कितनी स्पीड थी 400 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो टाइम कितना दे रखा था हमें 1.5 आवर्स हमें टाइम दे रखा है। 1.5 आवर बोला हुआ तो 1.5 आवर हम इसको लिख सकते हैं डेसिमल में अगर हम इसको करते हैं तो अब डिस्टेंस निकालना पड़ेगा सबसे पहले। अगर हमें पता करना है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है तो उससे पहले हमें पता भी रहना चाहिए कि इन दोनों ट्रेनों ने अपना अपना डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसके लिए मैंने लगाया है यहाँ पे फॉर्मूला डिस्टेंस का स्पीड इंटू टाइम का, ठीक है। डिस्टेंस निकालने के लिए हम स्पीड को किससे करते हैं, मल्टीप्लाई, टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाता है। तो यही सेम चीज यहाँ पे करा मैंने। फर्स्ट ट्रेन का डिस्टेंस निकालने के लिए 300 को 1.5 से इंटू करा, 450 किलोमीटर हमारा आ गया। उसके बाद सेकंड ट्रेन का डिस्टेंस निकालने के लिए भी सेम हमने वही करा, 1.5 को हमने 400 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा कितना आ गया 600 किलोमीटर आ गया, ठीक है। तो दोनों का डिस्टेंस आ गया। उसके बाद क्या पूछा था, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है वो पूछा था। तो दोनों का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या लगा सकते हैं हम यहाँ पे देखेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह बन रहा है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो हम क्या लगा सकते हैं इसमें, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं दोनों ट्रेनों के बीच के डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लगाया मैंने h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का वर्ग एक बराबर में आधार का वर्ग प्लस में, सॉरी ये लंब होता है, p मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने एरो डाला, इसको आपको नेक्स्ट लाइन से लिखना है, स्पेस की कमी की वजह से मैंने इसको आगे लिख दिया, ठीक है। तो h स्क्वायर इक्वल टू 450 था, यहाँ पे 450 का हमने स्क्वायर कर दिया, प्लस में 600 हमारा दूसरी साइड थी तो उसका स्क्वायर कर दिया हमने यहाँ पे 600 का स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर है। 300 किलोमीटर हमें स्पीड दे रखी थी, सेकंड ट्रेन की 400 किलोमीटर दे रखी थी, टाइम हमें 1.5 आवर दे रखा था। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया स्पीड इनटू टाइम, तो फर्स्ट ट्रेन की डिस्टेंस कितनी आ गई 450 किलोमीटर आ गई। सेकंड ट्रेन में की डिस्टेंस निकालने के लिए भी सेम हमने वही चीज करा, 1.5 को 400 से इंटू करा, 600 किलोमीटर आ गया। अब दोनों की डिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या करा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करा। यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। 450 का स्क्वायर कितना था हमारा, यहाँ पे ये लिखा हुआ दिख रहा होगा 2,02,500, ठीक है। 600 का स्क्वायर करा तो कितना है हमारा 3,60,000, ठीक है। दोनों को प्लस किया हमारा कितना आ गया 5,62,500। और ये किसका स्क्वायर होता है, 750 का स्क्वायर होता है। तो एच हमारा कितना आ गया 750 किलोमीटर हमारा एच आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28। Find the difference between simple interest and compound interest for 1.5 years at 5% per annum for 24,000 when the compound interest is compounded half yearly. क्वेश्चन नंबर 28 मैंने रीड कर दिया था, आप समझ लेते हैं करना क्या है। हमें क्वेश्चन में बोला है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे हम यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालेंगे, उसको कैसे निकालेंगे, हाफ ईयरली में निकालेंगे, यानी 3 बार 300 में 6 महीने पे ब्याज लिया जा रहा है, ठीक है। कितने बार में इंटरेस्ट लिया जा रहा है, 3 बार, पहले 6 महीने फिर 6 महीने और उसके बाद दोबारा से 6 महीने। तो इसमें क्या होता है, जब भी ऐसे बोला जाए हाफ ईयरली में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो उसमें क्या होता है, हमारा रेट आधा हो जाता है। जितना भी रेट बोला हो, जैसे इसमें 5 बोला था तो 5 का हाफ कितना होगा 2.5%, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करा आपने, और दोनों में कितना अंतर है वो भी निकालने के लिए बोला, डिफरेंस भी निकालने के लिए बोला है। सबसे पहले हमने क्या निकाला, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज।
तो उसका फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी, ठीक है, पी आर टी अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल कितना था हमारा 24,000, ठीक है, मूलधन जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 5%, और टाइम 1.5 भी लिख सकते हो या फिर 3/2 ईयर्स भी लिख सकते हो, ठीक है, जो भी आपको सही लगे, काट के वो 1.5 ही आएगा डेसिमल में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करा तो हमारा कितना आ गया अमाउंट, अमाउंट नहीं आया है, ये कितना क्या है हमारा इंटरेस्ट आया, और हमसे डिफरेंस भी पूछा क्या है इंटरेस्ट के बीच में, कि इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है दोनों के, ठीक है। तो ये तो हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना वो थोड़ा सा घुमावदार होता है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा ताकि अच्छे से समझ में आ सके आपको, ठीक है। एकदम बिल्कुल जैसे लड़कियां होती है ना जिनको आज तक कोई समझ नहीं पाया, उनको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो उसी टाइप से ये भी है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे भी आसान है, उससे तो आसान है, लड़कियों को समझने से ज्यादा आसान है इस क्वेश्चन को समझना, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट को समझना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा 2.5% हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, एक तरीके से हम बोल सकते हैं जितना भी बोला हो उसका डबल हो जाता है टाइम, ठीक है। डबल कैसे हो जाता है, अब हमें 1.5 ईयर बोला हुआ तो क्या हो गया 3 हाफ ईयरली हो गए, है ना, हाफ ईयरली यानी जो भी हमारे यहाँ पे पावर लगनी थी ना वो क्या हो जाता है डबल हो जाती है एक तरीके से, है ना। यहाँ पे 1.5 थी 3 हो गई, अगर यहाँ पे 2 इयर्स बोला तो यहाँ पे 4 हाफ ईयरली आ जाते, 4 हाफ ईयरली हो जाते हैं ना, 6 महीने फिर 6 महीने, है ना, 6 12 18 इस तरीके से चलता है ना। तो कितना है 1 2 3, 3 हाफ ईयरली आ रहे हैं तो 3 हाफ ईयरली हो गए, 3 6 माही जिसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो आते हैं अब इसमें फॉर्मूले में चलता है, तो इसमें डायरेक्ट एक तो अमाउंट का फॉर्मूला भी है, आप इस तरीके से अमाउंट का भी लगा सकते हो, या फिर शॉर्ट में निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको इस तरीके से लिख सकते हो, P1 प्लस आर अपॉन में 100, यहाँ पे पावर डाल दी, यहाँ पे टी लिख सकते हैं हम, ठीक है, एन की जगह क्या लिख देते हैं हम टी लिख देते हैं, और माइनस में पी हम माइनस कर देंगे तो हमारा अपने आप इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या करा हमने, क्योंकि ये तो एक तरीके से अमाउंट है, तो पहले मैंने अमाउंट निकाल दिया है, उसके बाद मैंने इसमें से माइनस कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अमाउंट निकाला 2400 दे रखा था मैं, तो 24,000 दे रखा है मैं प्रिंसिपल, तो यहाँ पे 24,000 लिख दिया, ठीक है, प्लस 1 प्लस रेट कितना था 2.5 था, 2.5 लगाया, ठीक है, पॉइंट हटेगा 1 0 उसका आ जाता हमारा 100 में, उसके बाद इसको हम काटेंगे तो 25 बन जाए 25, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 40 आ जाएगा, ठीक है। काटने के बाद 40 आ गया, एलसीएम लेके हम प्लस वगैरह करेंगे तो कितना आ जाएगा 41/40, पावर 3 थी क्योंकि 3 हाफ ईयर लिया है, तो 3 बार हम लिख देंगे 41/40 इंटू 41/40 इंटू 41/40। अब यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कर देंगे, 1 2 3 से ये तीनों कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको जब 64 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, लेकिन ये क्या है, ये है हमारा अमाउंट, इसको हम इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम अमाउंट बोलेंगे, अमाउंट है, ये राशि है, कुल राशि है, ठीक है। मूल राशि से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, कि कितना जो है इंटरेस्ट उस पर लगा हुआ है, ठीक है। ये तो क्या है टोटल अमाउंट जो है जिसने लिया है, पैसे ब्याज पे लिए हैं उसको उतना पे करना है, ये वो है, ठीक है। तो सीआई निकालने के लिए हमने अमाउंट में से किसको माइनस कर दिया, प्रिंसिपल को माइनस कर दिया, यानी कि कुल राशि में से हमने किसको माइनस कर दिया, मूलधन को माइनस कर दिया है। तो 25,845.375 से हमने माइनस कर दिया 24,000 को, तो हमारा आंसर कितना आ गया 1,845.375, ठीक है। ये हमारा रुपीज आ गया। अब हमसे क्या पूछा था सीआई और एसआई में डिफरेंस, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज कितना था हमारा 1,845.375, और हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कितना था 1,800, तो उसको माइनस करा हमारा कितना आ गया 45.375, जो कि हमारा आंसर है। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ऐसी ही सॉल्यूशन वाली वीडियो चाहिए या पीडीएफ चाहिए इसका, या फिर मैं आपको इन सारे क्वेश्चन के जो बच गए हैं उनकी एक लाइव सेशन में कंप्लीट करवा दूं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। जैसे ही आपका कमेंट आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और भी वीडियोस आपके लिए मैं लेकर आता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद एडू सेंटर दिल्ली।